हेलो एवरीवन। सोचो अभी इस वक्त आपके हाथ पर फ़ोन हो और उस पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनमें से सिर्फ बहुत कम ही हैं जो हमें बीमार बनाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं? इन्हें किसने डिस्कवर किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम नर्सिंग वाले इन्हें क्यों पढ़ते हैं? चलो लेट्स डिस्कस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो बायोलॉजी होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलते हैं क्या? माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो लिटिल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर नेकेड आई से नहीं दिखाई देते तो उसे हम देखते किससे हैं? तो जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? जिसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, और मल्टीसेलुलर नाम से ही पता चलता है जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस पे। इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी जो भी है उसकी ब्रांचेस जैसे निमेटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजोआ, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी या फिर वायरोलॉजी। अब इसमें होता क्या है? लॉजी से तो हमें पता चलता है कि किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना। अब आते हैं कि निमेटोलॉजी क्या होता है। निमेटोलॉजी जिसमें हम निमेटोज के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे निमेटोड मतलब क्या होता है? वार, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी नाम से पता चलता है जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी जिसमें हम फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटोजोलॉजी जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते हैं। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी जिसमें हम एल्गी के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी जिसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं? तो बॉडी प्लान, अगर हम पढ़ेंगे इसकी बॉडी प्लान के बारे में, तो ये सिंगल सेल या फिर क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल यानी कि बॉडी प्लान दो, जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ पर कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप की सेल्स, दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सिंगल सेल होता है या फिर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी प्लान में क्या है? या फिर सिंगल सेल प्रेजेंट होगा या फिर क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे। फिर आते हैं ऑर्गेनल्स में। ऑर्गेनल्स किसी किसी सेल्स में, किसी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, किसी किसी में नहीं प्रेजेंट होंगे। अब ये ऑर्गेनल्स होता क्या है? जैसे कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम, ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो अगर प्रेजेंट है और नहीं भी प्रेजेंट है, तो ये उसकी बेस्ड यानी कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिर आते हैं साइज के बारे में। साइज कौन कौन से होते हैं? इसका जो साइज होता है या फिर वो रेंज ऑफ माइक्रोमीटर्स में होगा, और कुछ होते हैं जो कि नैनोमीटर्स में होते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो माइक्रोब्स होते हैं उनका बहुत बहुत छोटा, मतलब कभी कभी वो प्रोटोजोआ से भी छोटा है, या फिर ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है, वायरस होता है प्रोटोजोआ। इसका हैबिटाट कहाँ कहाँ रहते हैं? ये यूबिक्वेटस में। यूबिक्वेटस का मतलब वो कहीं भी पाए जाते हैं, जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है। फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है? पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, जितने भी हम पीछे पढ़े हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, जैसे एल्गी हेल्प करता है O2 को प्रोड्यूस करने में, डिकम्पोज कर देता है ऑर्गेनिक मैटर्स को, और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स को, किसके लिए? प्लांट के लिए। फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन से कैसे रिलेट करते हैं।
कुछ होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस होता है। कुछ होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ जो होते हैं हमें बीमार कर देते हैं, जैसे पैथोजन कोई भी हमारी बॉडी में एंटर करता है। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। ग्रोथ में जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है, O2 प्रेजेंट होता है, वाटर टेम्परेचर, एसिड और केमिकल, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं बेस्ड ऑन सेल। अब सेल के बेस पे अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और नॉन सेल्यूलर सेल। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है अगर हम सेल के बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे तो यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसका कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स। ठीक है, सेल इसके पास न्यूक्लियाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली लिव कर सकते हैं। फिर आते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि इसका फंजाई होता है, प्रोटोजोआ एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियाई होता है, नो माइटोकॉन्ड्रिया, कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते और ये इंडिपेंडेंटली मतलब कि अपना जीवन जी सकते हैं। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, जिसमें सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फिर आते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। फिर आते हैं नॉन सेलुलर में। नॉन सेलुलर जिसमें कि एक भी सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको हम लोग ए सेल्यूलर भी बोलते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वायरस होता है, प्रॉन्स होता है, वायरॉइड्स होता है, वायरोसॉइड्स होता है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, डीएनए और आरएनए प्रोटीन कोट होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, किसी होस्ट सेल के इनसाइड पे। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शंस प्रोटीन होता है। वायरस क्या वायरोसॉइड्स क्या होता है, सिंपल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वायरॉइड्स क्या होता है, सेलुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जिसमें प्रोटीन भी नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जैसे वायरल जैसी डिजीज़, हेपेटाइटिस, ये वो वायरल सारी भी डिजीज़ कंडीशन इन्फेक्ट करती हैं। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो नर्सेज मस्ट हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर डेली प्रैक्टिस। मतलब कि नर्सेज का काम ही होता है कि दूसरों को हेल्प करना, हेल्थ रिकवरी में, तो उनको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कहाँ पे, मतलब हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहाँ पे कौन सा माइक्रोब्स प्रेजेंट है, कौन सा नहीं प्रेजेंट है। इसलिए वो अपना हाइजीन, कभी कभी देखा होगा ग्लव्स यूज़ करना मैंडेटरी होता है, मास्क यूज़ करना मैंडेटरी होता है, सैनिटाइज करना, ये सारी चीज़ें। फिर नर्सेज हेल्प टू रिकॉग्नाइज अनसीन ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड व्हाट इज़ विजिबल। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी नहीं दिखती, जैसे कि आप हॉस्पिटल इनसाइड जाएंगे तो आपको टेबल वगैरह पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो बहुत इन्फेक्शियस होता है हेल्थ के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिबिक्टस मतलब ये कहीं भी प्रेजेंट होता है, हमें पीछे बताया था, जैसे कि वाटर है, सॉइल है, सीवेज है, एयर है। फिर आते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग इसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, O2 एटसेट्रा। इन्फेक्शस कंट्रोल, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्फेक्शस कंट्रोल। फिर आते हैं स्टडी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब आते हैं हिस्ट्री पे, तो सबसे पहले एंटोनी वैन ल्यूहुक, ये कौन थे, ये थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रोबायोलॉजी की, और इन्होंने एक चीज़ और की डिस्कवरी की थी, सिंपल माइक्रोस्कोप की, जिससे हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिल्स देख सकते हैं। और इन्होंने डिश ड्रैपर प्रोफेशन निकाला था। फिर आते हैं सेकेंड साइंटिस्ट है लुइस पॉस्चर ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पास्चराइजेशन मेथड का डिस्कवरी इन्होंने की थी। वो जो बॉइलिंग प्रोसेस होता है कि अगर हम बॉईल करेंगे तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, सुना होगा आप लोगों ने ऐसे कहते हुए। इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की खोज की थी।
वो तो एंटोन ल्यूक थे, लेकिन इन्होंने वापस से मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी निकाला था। इसमें हम फर्मेंटेशन के बारे में इन्होंने स्टडी की थी, अल्कोहल को स्पॉयलेज के बारे में स्टडी की थी इन्होंने, और इन्होंने नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कवरी की थी। और इन्होंने एक वैक्सीन रेबीज़ का और एंथ्रॉक्स का जो लगता है उसके बारे में भी इन्होंने डेवलप किया था इसको। फिर आते हैं रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच कौन थे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बहुत स्मार्ट मेकिंग स्टडिंग की थी, कॉन्सेप्ट निकाला था। मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हैंगिंग और ड्रॉपिंग मेथड को मोटिलिटी चेक करने के लिए। इंट्रोड्यूस किया था सॉइल्ड मीडिया को कलेक्टिंग बैक्टीरिया के लिए। रिलेट किया था ऑर्गेनिज्म को और कॉज किया था पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए। इन्होंने क्या किया था, टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका डिस्कवरी की थी। इसके साथ साथ कोलेरा और पिंक आई की भी उसको ढूंढ निकाला था। फिर पॉल इनरिच क्या होता है? फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोलते हैं इनको। पॉल इनरिच एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कीमोथेरेपी की खोज की थी। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एसिड फास्ट स्टेन फॉर माइकोबैक्टीरिया के लिए, एंड सेल्वर्सन फॉर सिफेलिस, ट्रैपेन ब्लू फॉर अफ्रीकन टाइपोनोसेमियासिस। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की खोज की थी। फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन्होंने ही निकाली थी। फिर ऑब्जर्व किया था मिल्क मेड विद काउ पॉक्स, जैसे कि काउ पॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। इन्होंने इस चीज़ को ध्यान किया, तो ऑब्जर्व किया था कि जो काउ पॉक्स होते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहे होते। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि साथ की जो काउ पॉक्स है उसकी इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स के साथ कैसी है। फिर इम्पैक्ट किया था फाउंडेशन ऑफ वैक्सीनेशन। फिर टर्म निकाला था वैक्सीन फ्रॉम वैका। एक वैका नाम की काऊ थी हाइब्रिड, उसका इन्होंने वो निकाला था। सेव्ड किया था मिलियंस ऑफ लिव्स को सेव्ड किया था, बचाया था इन्होंने स्मॉल पॉक्स से 1980 में। ये कुछ टॉप साइंटिस्ट थे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप बताइएगा, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।